आइए आज एक्सरसाइज 9। तो ये एक्सरसाइज 9 जो है इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपके एक्सीलेंट बुक से हैं। तो इसके पहले और सभी प्रकार की जो है हम एक्सरसाइज, अफर्मेट, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑपरेटिव, इन सभी सब प्रकार के सेंटेंस के बारे में बना चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं, आपको पढ़ाया भी गया। तो चलिए आज एक्सक्लेमेटरी के अभी देख लेते हैं। तो आप लोग जो बना के लाए हो मिला लीजिए, जो नहीं बना पाए तुरंत लिख लीजिए। साथ के साथ मैं इसका एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थी ने कहा, एलास माई फ्रेंड इज डेड। एलास मतलब अफसोस की बात है या दुख की बात है, मेरा मित्र क्या है, मर गया है। तो इसमें क्या होगा कि एलास द स्टूडेंट, सेड को हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम के बाद आप विथ सारो कर दीजिए। क्या कर दोगे? विथ सारो। उसके बाद आपको करना है कंजक्शन लगा देना है दैट। तो द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। अब माई का जो है ना, स्टूडेंट का अनुसार बदलोगे तो हीज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा और इज का वाज हो जाएगा, डेड का डेड ही रहेगा। तो हो जाएगा द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट हिज फ्रेंड वाज डेड। दूसरा वाक्य है ही सेड एलास आई एम रूइंड। तो ही सेड की जगह ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो इसमें भी कर दीजिए। दैट आई का ही कर दीजिए, आई एम का वाज कर दीजिए, दैट ही वाज रूइंड। तीसरा द बॉयज सेड हुर्रा। तो इसमें द बॉयज सेड की जगह एक्सक्लेम्ड आप कर ही दोगे और हुर्रे के लिए लगता है विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगेगा तो हुर्रा खत्म हो जाएगा, हुर्रे। उसके बाद आपको जॉय के बाद दैट लगा देना है। फिर वी को बॉयज के अनुसार बदलोगे तो हो जाएगा दे। और सैल का शुड होता है लेकिन देख साथ सैल लगता नहीं, इसलिए उड हो जाएगा यहाँ, दे उड। उसके बाद हैव ए जॉली हॉलीडे। टुमारो जगह लिख देना द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। बात खत्म। आगे चौथा है दे सेड व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज। तो सेड की जगह लिख देना एक्सक्लेम्ड। अब देखिए कितना सुंदर फूल है। तो अब देखिए इसमें व्हाट ए वाले वाक्य में एक्सक्लेम्ड साथ विथ वंडर, आश्चर्य के लिए लगा सकते हो, जॉय लगा सकते हो, कुछ भी जो प्रकट हो रहा लगा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है। जैसे अगर हम जॉय को प्रकट करने के लिए हुर्रा का प्रयोग किया गया है, लास्ट दुख के लिए लगा, ये सब आए हैं तो उनको हटाने के लिए ज़रूरी है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर? तो ऐसा रूल आपको विद्या प्रकाशन की किताब जो इंटरमीडिएट की है उसमें लिखा गया है कि हम व्हाट ए या हाउ वाले वाक्य में विथ सारो, विथ जॉय, विथ वंडर ये सब लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर ज़रूरी हो शब्द दिए गए हटाने के लिए तब तो लगा सकते हो, नहीं तो नहीं भी लगाओगे गलत नहीं होगा। नहीं तो अक्सर इनसे आश्चर्य ही प्रकट होता है। अगर कुछ नहीं दिया गया, लास्ट सुर्रा ये सब नहीं दिया तो अक्सर आश्चर्य प्रकट होता है, इसलिए आप वंडर का प्रयोग हमेशा कर सकते हो, वंडर या सरप्राइज। नहीं तो नहीं भी करोगे तो गलत नहीं होगा। तो चलिए बता दे रहे हैं। तो इसमें दे एक्सक्लेम्ड, सेड का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। क्लियर? और इसमें कितना सुंदर फूल है, तो सुंदर फूल देखने पे खुशी होगी ना, इसलिए विथ जॉय भी लगा सकते हो इसमें। ठीक है, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दे एक्सक्लेम्ड दैट। डायरेक्ट दैट भी है तो विथ जॉय भी जरूरी नहीं है, विथ वंडर भी इसमें कर सकते हो। आश्चर्य भी हो सकता है, सोचे नहीं रहेंगे इतना सुंदर फूल हमको देखने को मिल जाएगा, तो वंडर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ के अनुसार आपको वंडर कर सकते हो, जॉय कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दे एक्सक्लेम्ड दैट कर दो, उसके बाद कुछ ना करो, विथ जॉय विथ वंडर, तो भी सही है, क्योंकि हटाने के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है। वाट को बदलना वेरी ग्रेट में, इतना जानते हो, वाट या हाउ को वेरी ग्रेट में बदल दिया जाता है। जब वाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, नाउन नहीं रहता है एडजेक्टिव के बाद, तो वेरी में नाउन भी रहता है एडजेक्टिव के साथ, तो ग्रेट, या केवल नाउन रहेगा तब भी ग्रेट में। अब देखिए दैट के बाद आप यू आर, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, सॉरी इसके पहले वाला था इट इज। इट इज जो सब्जेक्ट है वर्ब लास्ट में रहता है व्हाट या हाउ वाले वाक्य में, उसको हम पहले लिख देंगे दैट के बाद। दैट इट इज का वाज हो जाएगा। उसके बाद आप ए लिखिए, फिर व्हाट को हम बेरी में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ नाइस एडजेक्टिव भी है, फ्लावर भी नाउन भी है, तो इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर हो जाएगा। क्लियर? तो फिर बता दे रहे हैं, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है,
द टीचर नहीं है, दे है। दे exclaimed दैट इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर। दे exclaimed दैट इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर, या दे exclaimed विथ जॉय दैट इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर, ये भी सही है। क्लियर। अगला, द टीचर सेड व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर, तो द टीचर exclaimed कर दीजिए। अब इसके बाद जो है यहाँ ऑब्जेक्ट आप मानोगे तो टू हिम लिखना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। exclaimed दैट डायरेक्ट कर दीजिए। अब यू को जो है आपको एक मानना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप हिम मान सकते हो, आई मान सकते हो। तो मान लीजिए आप यहाँ ही कर दीजिए, ठीक है, ही भी कर सकते हो, आई भी कर सकते हो। आर का वाज हो जाएगा। उसके बाद ए नाटिक पहले बेरी लगा दीजिए, बेरी, फिर नाटी लिखिए, बॉय लिखिए, ही वाज ए बेरी नाटी बॉय। अगला, ही सेड हुर्रा, तो ही exclaimed हो जाएगा। हुर्रा के लिए आप विथ जॉय लगा दीजिए, ही exclaimed विथ, ठीक है, जॉय। उसके बाद आप दैट लगा दीजिए, फिर आई को आप ही में बदल दीजिए, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक। तो हो जाएगा ही exclaimed विथ जॉय दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। सातवां, वी सेड व्हाट ए प्लीजेंट साइट इट इज, तो इसमें भी कह दीजिए कितना सुखद दृश्य है, तो वी exclaimed कह दीजिए। क्लियर। हमने कहा, ठीक है। अब यहाँ सुखद दृश्य है तो दुख सुखी पे बात कर सकते हो, विथ जॉय भी कर सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। वी exclaimed दैट इट इज का वाज ए प्लीजेंट के पहले बेरी लगा दी, इट वाज ए वेरी प्लीजेंट साइट। वी exclaimed दैट इट वाज ए वेरी प्लीजेंट साइट। अगला, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रेवो वेल डन, इसमें क्या है कि द कैप्टन सेड, तो सेड टू की जगह अपलाडेड कर देंगे, आपको किताब में नियम बताया गया है एक्सीलेंट में। उसके बाद अपलाडेड के बाद द प्लेयर्स करना है। उसके बाद आपको ब्रेवो तो हटा ही देना है, इसके लिए एक शब्द और है, ये प्लेयर्स के बाद आपको सेइंग दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। द कैप्टन अपलाडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट, दैट के बाद आपको फिर सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें बेल डन मतलब अच्छा किए, मतलब इसको ऐसे भी कैसे, यू हैव डन बेल, तो यहाँ यू मान के हम सब्जेक्ट उसको बदल देंगे प्लेयर्स के अनुसार दे। हैव का हो जाएगा हैड, डन हो जाएगा तब बेल लिखा जाएगा। इसको पूरा वाक्य देंगे, अच्छा किए मतलब तुम अच्छा किए हो, तब इस हिसाब से हम कहेंगे वे अच्छा किए थे प्लेयर्स के लिए। तो फिर सुन लीजिए आप, द कैप्टन अपलाडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन बेल। जब दे हैड लग जाएगा तो डन तुरंत लिखा जाएगा, बेल बाद में हो जाएगा। क्लियर। ये बात पर जोर देने के लिए बेल पहले लग गया जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं लिखा रहता तब। तो इस तरीके से आपको एक्सीलेंट में बताया गया अपलाडेड का प्रयोग करके सेइंग दैट। नहीं तो इसका एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बता दे रहे हैं, द कैप्टन exclaimed टू द प्लेयर्स, exclaimed से भी बना सकते हैं, exclaimed टू द प्लेयर्स दैट तब भी लगेगा, ठीक है। exclaimed करोगे तब टू द प्लेयर्स दैट, तब भी आपको दैट के बाद वही कहानी लिखना, तब exclaimed लग जाएगा तो सेइंग दैट नहीं लगता है। क्लियर। ब्रेवो बिल्कुल हट जाएगा, उसी के लिए तो आप, ठीक है, exclaimed टू द प्लेयर्स के बाद ब्रेवो को हटाने के लिए आपको विथ अपलाज करना पड़ेगा। अपलाज या अप्रूवल एक शब्द हम बताए थे, APPLAUSE, विथ अपलाज माने प्रशंसा के साथ कहा, ब्रेवो माने भी प्रशंसा या शाबाशी। तो द कैप्टन exclaimed टू द प्लेयर्स विथ अपलाज। क्लियर। ऐसे करो, या द कैप्टन अपलाडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट करो। अपलाडेड लगाओगे तो अपलाडेड साथ टू नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए exclaim साथ लगता है। और अगर exclaimed करोगे तो विथ अपलाज करना पड़ेगा या विथ अप्रूवल, और अपलाडेड करोगे तो अब विथ अपलाज वगैरह नहीं करना पड़ेगा, केवल सेइंग दैट करना पड़ेगा। क्लियर। नहीं तो यहाँ विथ अपलाज दैट। उसके बाद जो बनाओगे सब कुछ वही, दोनों में कॉमन रहेगा, दे हैड डन बेल हो जाएगा। बात समझ में आया। तो दो तरीके दोनों बता दिए, जो आपको सरल लगे कर लीजिए। अगला है ही सेड हाउ डेंजरस इट इज, तो ही exclaimed हो जाएगा, उसके बाद दैट हो जाएगा। क्लियर।
इट इज का इट वाज हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। हाउ आने पर आप हमेशा बेरी का प्रयोग कर सकते हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हाउ एक एडवर्ब का काम करता है, इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव ही आता है, इसलिए बेरी हमेशा लगेगा। क्लियर? तो हो जाएगा ही क्लेम्ड दैट इट वाज वेरी डेंजरस। क्लियर? तो इस क्लेम के बाद तुरंत दैट लगा दो, क्योंकि हटाने के लिए कोई शब्द ऐसा नहीं है उर्रा ओ आ गुड ग्रेसियस, नहीं तो आप लगाना चाहो तो इसमें विथ वंडर भी लगा सकते हो। ही इज क्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज वेरी डेंजरस, आश्चर्य की भी बात है इसमें। क्लियर? तो जहाँ ना समझ में आया आश्चर्य है कि नहीं, तो विथ वंडर वगैरह कुछ ना करो, डायरेक्ट इस क्लेम के बाद दैट लगा दो, क्योंकि हटाने वाला शब्द है एला सुर्रा ओ आ गुड हेवंस, तब तो जरूरी है, नहीं तो जरूरी नहीं। अगला, द ओल्ड मैन सेड गुड हेवंस द हट हैज काट फायर। तो इसमें करना क्या है, द ओल्ड मैन सेड, तो गुड हेवंस आने पर होता है पश्चाताप या आश्चर्य होता है। क्लियर? आपके रूल एक्सीलेंट में मिल जाएंगे, लास्ट वाक्य है गुड हेवंस से, तो इसलिए आपको करना क्या है, ठीक, तो द ओल्ड मैन इस क्लेम्ड पहले करिए, ठीक है, उस क्लेम्ड के बाद विथ रिग्रेट कर दीजिए, विथ REGRET रिग्रेट, ठीक है। गुड हेवंस हटाना है तो विथ रिग्रेट कर दीजिए। क्लियर? और विथ सरप्राइज भी लगता है अगर आश्चर्य की बात रहता तो यहाँ रिग्रेट बेटर होगा। बूढ़े आदमी ने पश्चाताप के साथ कहा, या रिग्रेट माने खेद दुख पश्चाताप, दैट कर दीजिए रिग्रेट बाद। उसके बाद द हट हैज की जगह हैड कर देना, बस और कुछ नहीं करना। द हट हैड काट फायर। अगला, हाँ, हैज की जगह हैड हो जाएगा। ग्रामा दे सेड व्हाट ए फॉल इट वाज, तो सीधी सी बात है, सेड की जगह आपको एक्सक्लेम्ड करना है, फिर दैट कर देना है, सब्जेक्ट इट करो, वाज की जगह आपको हैड बीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हैड बीन, क्योंकि वाज हैड बीन में बदलता है, ठीक ना। उसके बाद ए फाल के पहले आप ग्रेट लगा दिए, तब फाल करिए, इट वाज ए ग्रेट फाल, क्योंकि व्हाट ए के बाद एक ही शब्द आया है, फाल वो नाउन है। क्लियर? इसलिए नाउन है तो ग्रेट लगता है, वेरी नहीं लगता है, ठीक। इट वाज की जगह इट हैड बीन ए ग्रेट फॉल। दे क्लेम्ड दैट इट हैड बीन ए ग्रेट फॉल, या दे क्लेम्ड विथ वंडर दैट इट हैड बीन ए ग्रेट फॉल, ये भी सही है। अगला है द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा वी हैव वन द मैच, ओह हम मैच जीत गए हैं। तो सीधी सी बात है, मैच जीतेंगे, खुशी की बात होगी, तो आप इसमें कर दीजिए द बॉयज इज क्लेम्ड विथ जॉय, इज क्लेम्ड विथ जॉय कर दीजिए, तो ये ओ का काम खत्म हो गया, खुशी के लिए। क्लियर? और उसके बाद दैट लगा दीजिए, फिर वी को आप जो है लड़कों के अनुसार दे में बदल दीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार, और हैव को हैड में बदल दीजिए, फिर मैच के बाद फुल स्टॉप कर दिए, दे हैड वन द मैच। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सी सेड, उसने कहा व्हाट ए पिटी इट इज़, कितना तरस की बात है, पिटी मीन्स दया या तरस की बात, तो सी इज क्लेम्ड कर दीजिए, सी इज क्लेम्ड दैट, इट का इट ही रहने दीजिए, इज का वाज हो जाएगा, उसके बाद ए, इट वाज ए ग्रेट पीटी, इट वाज ए ग्रेट, क्योंकि ए के बाद पीटी केवल अकेला आया, वो नाउन है, पीटी माने दया होता है, ठीक है ना, मतलब यह तरस की बात होती है। इट वाज ए ग्रेट पीटी। क्लियर? अत्यधिक तरस की बात थी, ग्रेट माने अत्यधिक होता है या बड़ा भी होता है, महान भी होता है। 14 नंबर का है वाक्य, द गर्ल सेड, तो सेड की जगह पहली बात तो एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, उसके बाद व्हाट ए फाइन पिक्चर इट हैज़ बीन, तो एक्सक्लेम्ड के बाद आप विथ वंडर लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है, इसलिए आप दैट लगा दो, और दैट के बाद आप यहाँ चलिए इट, फिर हैज़ का क्या कर देंगे, हैड बीन, उसके बाद ए बेरी लगा दीजिए, फाइन लगा दीजिए, पिकनिक लगा दीजिए, इट वाज ए वेरी फाइन पिकनिक, क्योंकि ए के बाद यहाँ सब्जेक्ट से पहले दो शब्द हैं, एक पहला है एडजेक्टिव, दूसरा है नाउन, तो दो शब्द रहते हैं तो पहला वाला एडजेक्टिव रहता है, इसलिए बेरी लगेगा। क्लियर? अगला ब्रेवो वाला वाक्य, सोल्जर्स सेड, तो आप इसमें सेड द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विथ
अप्लाज कर दिए, अप्लाज या अप्रूवल दो शब्द हैं, APPLAUSE अप्लाज, APPROVAL अप्रूवल। दैट के बाद यहाँ आप वी को जो है सोल्जर्स के अनुसार दे में बदल दीजिए, हैव को क्या कर देंगे, हैड में बदल देंगे, 1 का 1 ही रहेगा। अब 16 नंबर का वाक्य देखते हैं। ही सेड कर्स इट हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। उसने कहा कर्स इट मतलब दुख की बात है, ठीक है। कौन ऐसे घटनाओं के मोड़ को सहन कर सकता है, क्लियर। तो इसको आपको करना क्या है, इसमें एक रूल है, कर्स इट आने पर, आपके एक्सीलेंट में दिया गया है कर्स इट आने पर, ठीक है ना। तो आप इसको बदल सकती हो, ठीक है। इसमें जो है कई भी नियम मिलते हैं, सौगंध या कसम खाई जाती है, ये चीज़ बताते हैं। इसके आगे आपको इस एक्सरसाइज के आगे मिलेगा, एक्सरसाइज नंबर 10 के लास्ट में, कि मतलब कि कर्स इट या ग्रेट गार्ड, बाय गार्ड, फार गार्ड से आदि आते हैं तो स्पष्ट करने के लिए ओथ माने शपथ का भाव होता है, इसलिए कर्स इट को एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में बदल देते हैं, क्लियर। एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में बदल देते हैं। लेकिन आपको डिसेंट जनरल इंग्लिश इंटरमीडिएट की उसमें भी लिखा गया है, यही वाक्य सेम टू सेम उसमें हल किया गया है, तो उसमें आपको यह भी बताया गया है इस कर्स इट आने पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देते हैं, क्लियर, दुख में बदल देते हैं। तो दोनों सही है, चाहे आप एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में बदलो या विथ सारो में बदल दो, क्लियर। और एक बात ये भी ध्यान देना है, तो कर्स इट के लिए इसमें ठीक है बदल देते हो, लेकिन जो इसके साथ हु आता है इसका नियम आपको एक्सीलेंट में नहीं मिलेगा, तो डिसेंट में आपको इसका नियम मिलेगा। उसमें बता दिया गया हु की जगह जो कर्स इट के साथ जो हु आएगा उसकी जगह नन का प्रयोग किया था, नन या नो वन, क्लियर। तो चलिए इसको हम हल करा देते हैं। तो इसमें आप कर दीजिए ही सेड की जगह एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ, आप चाहे अब सारो कर दीजिए चाहे ठीक है ओथ कर दीजिए, बात एक ही हुआ। ओथ करेंगे तो एन लगेगा, क्लियर, नहीं तो आप विथ सारो डायरेक्ट कर दिए। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ही एक्सक्लेम्ड विथ एन OATH ओथ, दोनों सही है। उसके बाद आपको करना क्या है, दैट लगा देना, क्योंकि विथ एन ओथ या विथ सारो कर दिया तो कर्स इट का काम खत्म हो गया, क्लियर। आप दैट लगा दीजिए। दैट के बाद ये जो हु नहीं है, हु की जगह आपको नन लिख देना, NONE, नन माने कोई व्यक्ति नहीं, या नो वन भी लिख सकते हो, नो वन माने भी कोई व्यक्ति नहीं। उसके बाद कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स लिख के फुल स्टॉप कर देना है, क्लियर। सेम टू सेम आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे, डिसेंट जनरल इंग्लिश में हल किया सही। तो इसलिए आपको हम स्रोत भी बता देते हैं क्यों ये नियम सही है, ठीक। तो देखिए इसमें क्योंकि गहराई से हम अर्थ निकालते हैं ना, तो हु की जगह नन ही आएगा असर्टिव सेंटेंस में। कैसे, देखो उसने कहा कर्स इट, दुख की बात है, हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट्स, ऐसे घटनाओं के मोड़ को कौन सहन कर सकता है। उसके कहने का मतलब ये है, वह दुख के साथ कहा कि ऐसे घटनाओं के मोड़ को कोई नहीं सहन कर सकता है। तो कौन सहन कर सकता है, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं का अंग्रेजी इसलिए नन कर देते हैं हु की जगह, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 17 नंबर का वाक्य, हाउ प्रेटी यू आर, आप तुम कितना सुंदर हो, सेड द फॉक्स टू द क्रो, लोमड़ी ने कौवे से कहा। तो इसमें आपको द फॉक्स पहले लिखना पड़ेगा, ये ना सोचा रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है तो फाइल बाद में लिखेंगे। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा द फॉक्स, उसके बाद आपको एक्सक्लेम्ड करना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड टू द क्रो, ऐसे भी लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड टू द क्रो, उसके बाद टू द क्रो कर देना, ठीक है। फॉक्स ने क्रो से कहा, क्या कहा, दैट कर देना। अब यू का जो है क्रो के अनुसार ही हो जाएगा, क्लियर। आर का हो जाएगा एक साथ ही, वाज हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, प्रेटी, ही वाज दैट ही वाज वेरी प्रेटी, क्लियर हो गया। देखिए अगला वाक्य है, इसमें थोड़ा आपको डायलॉग टाइप है, भाई डायलॉग पढ़े नहीं हो लेकिन फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ, आगे आपको बताया जाएगा, क्लियर। सूरज कहने वाले हैं, सुनने वाले हैं अंकुर। तो डायलॉग में जो कहने वाले होते हैं उनको हम सब्जेक्ट मानते हैं, सुनने वाले को ऑब्जेक्ट मानते हैं। और कुछ अधूरी बातें भी रहती है इसमें, अपने हिसाब से भी कुछ वाक्य आपको लेना पड़ सकता है, क्लियर। क्योंकि दो लोग समझना पड़ेगा क्या कहे होंगे, क्या कैसे वो रिप्लाई दिए होंगे, क्लियर। तो फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ इसको, बाद में आप पढ़ लोगे आगे।
इसमें देखिए सूरज जो है सब्जेक्ट है। तो जैसे जो दो लोगों की वार्तालाप होती है तो उसमें होता क्या है कि जो कहने वाला होता है वो सब्जेक्ट माना जाता है, जो सुनने वाला होता है ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो आपको देख लेना चाहिए कौन किससे क्या बात कर रहा है, कौन उत्तर दे रहा है, और कुछ कुछ शब्द आपको अपनी तरफ से भी लेने पड़ते हैं इसमें अर्थ के अनुसार। देखिए सूरज कह रहे हैं अंकुर से, क्या कह रहे हैं, वाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना सुंदर पिक्चर है, तस्वीर है। तो आपको ये करना पड़ेगा सूरज एक्सक्लेम्ड, सूरज क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड टू अंकुर, सूरज एक्सक्लेम्ड टू अंकुर, सूरज ने अंकुर से कहा। क्लियर। अब यहाँ जैसे विथ जॉय, मतलब कि बहुत सुंदर तस्वीर है तो आश्चर्य हो रहा है, तो आप विथ वंडर भी लगा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट दैट भी लगा सकते हो, क्योंकि हटाने के लिए जब कोई शब्द नहीं रहता तो आप नहीं भी लगाओगे चल जाएगा। सूरज एक्सक्लेम्ड टू अंकुर विथ वंडर, ठीक है, दैट, हाँ अब यहाँ व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, दैट के बाद आपको कर देना पड़ेगा इट, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिया रहता तो हमको इट इज मान लिया जाता है, तो मान लेना पड़ता है, इट इज मानोगे तो इट वाज हो जाएगा इनडायरेक्ट में, दैट इट वाज ए बेरी, व्हाट के जगह जैसे व्हाट के बाद एडजेक्टिव आता है तो बेरी का प्रयोग करते हैं, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर हो जाएगा। क्लियर, ए के बाद यहाँ बेरी, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इट मानोगे वहाँ इट इज तब, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो दैट द पिक्चर वाज वेरी ब्यूटीफुल, अगर पिक्चर को भी चाहो तो आप सब्जेक्ट बना सकते हो अर्थ के अनुसार, तो तब हो जाएगा दैट द पिक्चर वाज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर, चलिए आगे। उसके बाद देखिए यहाँ ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो इसमें जो है एक बात और वो बता भी रहा है, तो आप इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, एंड सेड दैट, और यह भी कहा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कहावत है। क्लियर, जॉन किट्स लिखे हैं इसको, कविता उनकी है एक, उसी में इस लाइन को है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मतलब सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए एक आनंद होता है। क्लियर, सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए आनंद होता है, अवयव होता है। अब इसके बाद जो है देखिए अंकुर, अब यहाँ उत्तर दे रहे हैं, सूरज अंकुर से पूछा है कि मतलब पहले एक्सक्लेम, मतलब कहा कि कितना सुंदर तस्वीर है, सुंदरता की चीज़ तो हमेशा के लिए आनंद होती है, ये भी कहा। उसके बाद अंकुर जो है यहाँ क्या कह रहा है, इट इज़ मेड बाय माई सिस्टर, कह रहा अंकुर कह रहा कि यह मेरी बहन द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो अब यहाँ क्यों कहा होगा यह मेरी बहन के द्वारा कहा गया, जब वो सूरज पूछा होगा तभी तो वो कहा होगा, इसलिए आप उतना अपने मन से आपको बताना पड़ेगा कि तब सूरज ने उससे पूछा, हाँ सूरज अंकुर से पूछा कि इसे कौन बनाया है, तब अंकुर ने उत्तर दिया कि यह उसकी बहन के द्वारा बनाया गया। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा अपने मन से लिखोगे, सूरज देन आस्क्ड हिम मतलब अंकुर, सूरज देन आस्क्ड हिम कर दो, कोष्टक में अंकुर भी कर सकते हो या वैसे ही रहने दो, सूरज देन आस्क्ड अंकुर, उसके बाद जो है हु मेड दैट पिक्चर। क्लियर, सूरज ने तब अंकुर से पूछा कि वह पिक्चर कौन बनाया था, तब उसके बाद आप फिर नया सेंटेंस बनाओगे, अंकुर, ठीक है, रिप्लाइड दैट, अंकुर ने उत्तर दिया कि, उसके बाद इट इज का हो जाएगा इट वाज मेड बाई, माई का हिज हो जाएगा, इट वाज मेड बाई हिज सिस्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पूछ भी रहे हैं तो इसको 3 शब्दों से जोड़ा जाता है, अगर 2 वाक्य रहता है अलग टाइप का, तो एंड आस्क्ड भी पूछ कर दीजिए, एंड आस्क्ड और पूछा, और उसके बाद वाट लगा दीजिए, वाट कंजक्शन भी हो जाएगा, एंड रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन 3 शब्दों से जोड़ा जाता है अगले वाक्य के अनुसार, एंड आस्क्ड वाट, उसके बाद यू का जो है अब जो है ठीक है, सूरज के अनुसार ही हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, वाट ही वुड डू विथ दिस का क्या हो जाएगा, दैट पिक्चर। क्लियर, एंड आस्क्ड व्हाट ही वुड डू विथ दैट पिक्चर। इस तरह से ये हो जाएगा, थोड़ा कम समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लीजिए, फिर से आप इसको 1-2 बार समझ लीजिए, आ जाएगा। बाकी आगे आपको डायलॉग का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। 19 नंबर का है, मंजू सेड हाउ क्लीवर आई एम, मंजू ने कहा मैं कितनी चालाक हूँ, तो मंजू सेड का एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, उसके बाद दैट लगा दीजिए, आई का मंजू के अनुसार सी कर दीजिए, दैट के बाद सी, आई एम का वाज,
वेरी क्लीवर, हाउ को वेरी में बदल देंगे। मंजू इज क्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लीवर। अगला वाक्य है अजय सेड टू रवि, तो यहाँ विश्ड कर दीजिए, अजय विश्ड रवि हैप्पी दिवाली को सेम टू सेम वैसे जोड़ दिए, अजय विश्ड रवि हैप्पी दिवाली। अजय ने रवि को हैप्पी दिवाली की शुभकामना दी है। क्लियर, दिवाली मुबारक हो करके शुभकामना दी। अब जैसे उसमें गुड मॉर्निंग वाला नहीं था मिला देते तो उसी तरह से भी है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ये सभी आता है तो विश किया जाता। 21 नंबर का दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो यहाँ सेड हुर्रा को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल दीजिए। उसके बाद आप दैट लगा दीजिए कंजक्शन, फिर वी का आप दे कर देंगे, फिर हैव का क्या कर देंगे, हैड वन द मैच। अगला द बॉय सेड एलास, तो सेड एलास को आप एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल दीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। उसके बाद आप दैट लगा देंगे कंजक्शन, फिर आई का बॉय के अनुसार ही, हैव का हैड, वेस्टेड माई का क्या हो जाएगा, हिज, टाइम, ऑल दीज का क्या हो जाएगा, दोज, ईयर्स। 23 नंबर का देखते हैं, द टीचर सेड टू राम ब्रेवो यू हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। तो इसको देखिए दो तरीके से बनाया जा सकता है, हम दोनों तरीके बता दे रहे हैं, आपको जो भी सरल लगे कर सकते हो। पहला है सेड टू को आप ब्रेवो के आने पर अपलाडेड में बदल सकते हो, जैसा कि आपके एक्सीलेंट में दिया भी गया है। तो द टीचर अपलाडेड, अपलाडेड टू नहीं लगेगा, अपलाडेड राम हो जाएगा। उसके बाद जो है राम के बाद जो है अपलाडेड राम, तो राम के बाद आपको करना पड़ेगा सेइंग, सेइंग दैट ये करना पड़ता है अपनी तरफ से। उसके बाद ब्रेवो हट जाएगा, सेइंग दैट। उसके बाद यू को जो है राम के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। इसका अर्थ होगा अध्यापक ने राम की यह कहते हुए प्रशंसा किया, अपलाडेड माने प्रशंसा किया, कि वह जो है प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया था। अब देखिए इसको अगले तरीके से बता दे रहे हैं, अपलाडेड नहीं कर पा रहे हो तो एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, EXCLAIM, एक्सक्लेम्ड साथ टू लगेगा पक्का। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड टू राम, अब यहाँ ब्रेवो हटा के विथ अप्रूवल या विथ अपलाज, अपलाडेड का नाउन फॉर्म क्या होता है, अपलाज, APPLAUSE, विथ अपलाज। फिर उसके बाद दैट कर दीजिए, यू का राम के अनुसार ही, हैव का हैड, आगे सब कुछ वही रहेगा, ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड ब्रेवो यू हैव वन द मैच, तो द टीचर इसमें भी कर दीजिए एक्सक्लेम्ड विथ अपलाज। क्लियर, अपलाज या अप्रूवल ये होता है। दैट, अब यहाँ यू को तो मानना पड़ेगा ना, ही मान लीजिए तो ही हो जाएगा, मी मानेंगे तो आई, दोनों सही हो जाएगा। दैट ही हैड वन द मैच या दैट आई हैड वन द मैच। अब अगला देखिए, गुड हेवेंस आई हैड ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो देखिए गुड हेवेंस आने पर आपको एक्सीलेंट में बताया गया है, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में बदल देंगे, लास्ट एग्जाम्पल है आपका, या एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट करते हैं या तो सारो करते हैं। क्लियर, तो यहाँ आप आराम से कर सकते हो। ही सेड जो लास्ट में नहीं है उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा ही एक्सक्लेम्ड, उसके बाद विथ करके रिग्रेट लिखना पड़ेगा, REGRET, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। उसके बाद आप दैट लगा दीजिए, फिर आई का जो है ही के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, फिर ड्राफ्ट माई का फिर हिज हो जाएगा, ही हैड ड्राफ्ट हिज पर्स समवेयर एंड इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, सब कुछ वैसे रहेगा। क्लियर, इट हैड मतलब इसमें था हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। और आप देखिए बस हो गया, तो चलिए फिर आज इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगले एक्सरसाइज कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।